आज हम समर्पण सीरीज जो एडिटोरिया का टेस्ट नंबर 8 हुआ था उसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके इस 71वीं बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट साबित होंगे। आप एनालिसिस करेंगे तो आपको ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मूल राशियाँ हैं? मूल राशियाँ मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़। और ये ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि लंबाई है, समय है, द्रव्यमान है, ये सब मूल राशि है। ताप और पदार्थ की मात्रा भी है। विद्युत धारा जिसका एसआई मात्रक एम्पियर और ज्योति तीव्रता जिसका कैंडेला होता है, ये भी मूल राशियाँ। आपको पता होगा कि 7 मूल राशियाँ हैं। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन में है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? तो 10 की पावर -12 के बराबर होता है। नैनोमीटर -9 के बराबर होता है। ठीक है, 1 पारसेक में कितना मीटर होता है? तो इसका आंसर होगा 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, तो ये दोनों कथन सही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होगा जूल पर सेकेंड। शक्ति क्या होता है? एनर्जी पर टाइम। ठीक है, तो एनर्जी का क्या होता है? जूल, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो इसका भी आंसर सी होगा। चौथा क्वेश्चन को मिलान करना है। तो ओम मीटर किसका है? तो विद्युत प्रतिरोधकता है, जिसको हम कहते हैं रो। एम्पियर विद्युत धारा का है। डॉप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए किया जाता है। क्यूसेक जल का बहाव। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। मिलान भी हो गया है, देख लीजिए। 5 नंबर, हाइग्रोमीटर मापन उपकरण है। हाइग्रोमीटर वायुमंडल आर्द्रता का मापन है। ठीक है, ये सब कुछ मापन इकाई है, आपको याद रखनी चाहिए, जिसमें हाइग्रोमीटर हमेशा पूछे जाते हैं बीपीएससी में, वायुमंडलीय आर्द्रता का। ठीक है, छठा क्वेश्चन, निम्न में कौन सदिश है? आपको पता होगा बल सदिश राशि है। बाकी समय, चाल, दाब, ये सब अदिश राशियाँ। सदिश राशि मतलब जिसमें डायरेक्शन हो मैग्नीट्यूड के साथ। तो बल में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है। ठीक है, 7 नंबर क्वेश्चन, बस के अचानक चलने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर जड़त्व के कारण गिरता है। देखिए, बस चल रहा है और जस्ट चलना स्टार्ट हुआ, तो इसका जो पैर है इंसान का, वो पैर गाड़ी में अभी विरामावस्था में अचानक चला, तो क्या होगा? इंसान आगे की ओर, ये वाला शरीर चला जाएगा और पैर वहीं के वहीं अभी रुका हुआ है जड़त्व के कारण। ठीक है, तो आगे की ओर चलता है, बिल्कुल सही है। गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर संवेग शून्य करने के लिए, और संवेग शून्य और चोट कम लगे इसीलिए क्योंकि बहुत तेज़ी से आ रहा है, संवेग से आ रहा है, तो इसको हाथ क्या करते हैं खिलाड़ी? पीछे कर लेते हैं कैच लेने के लिए। ठीक है, और तीसरा है, बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को आगे की ओर झटका लगता है। तो ये गलत है, क्योंकि आगे की ओर नहीं, जब बंदूक से गोली आगे की ओर जाता है तो झटका पीछे की ओर लगता है। तो इसका आंसर केवल 1 और 2 होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन यहाँ है। हाँ, 8 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में अपकेंद्रीय बल होता है। वॉशिंग मशीन में दूध से मक्खन निकालने की मशीन अभिकेंद्रीय बल पर कार्य करती है। कार या बस के द्वारा वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल केंद्र से विपरीत दिशा में काम कर। तो तीनों ही कथन गलत है। ठीक है, तीनों कथन इसके गलत है। एक सेकेंड, अब 9 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला पॉइंट, कथन पे विचार करना, किसी सतह पर स्थिर अवस्था में रखी हुई वस्तु और उससे मध्य लगने वाला घर्षण बल को गतिमान घर्षण बल कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि गतिमान घर्षण कब लगता है? जब वस्तु मोशन में हो। यहाँ मोशन में नहीं बोल रहा है, यहाँ स्थिर अवस्था में बोल रहा है, तो ये पॉइंट तो गलत हो गया। ठीक है, दूसरा, स्थैतिक घर्षण बल के अधिकतम मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। तो बिल्कुल सही है, स्थैतिक घर्षण के ही अधिकतम मान को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होता है? लिमिटिंग फ्रैक्शन। आपने पढ़ा भी होगा, इसका फॉर्मूला भी होता है म्यू एन वाला। ठीक है, और तीसरा है, घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो क्या घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं होता है, घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। तो इसका कौन सा कथन सही हुआ है? तो 2 और 3 डन। अब है न्यूटन की गति का पहला नियम। तो ये सबको पता होगा, जड़त्व नियम को ही न्यूटन की गति का पहला नियम कहता है। संवेग परिवर्तन वाला दूसरा होता है, क्रिया प्रतिक्रिया वाला तीसरा होता है। ठीक है, चौथा 11 नंबर,
ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। सितार, यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा जब हम बजाते हैं तो यांत्रिक ऊर्जा लगता है, और मशीन होता है ना ये सितार, और ध्वनि ऊर्जा में ध्वनि उससे सुनाई देती है। विद्युत चुंबक विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में, ये भी सही है। ऊंचाई से गिरते समय पत्थर की ऊर्जा गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, तो ये गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा नहीं होगी, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा होगा। क्यों? क्योंकि हाइट पे है तो स्थितिज ऊर्जा उसमें आई mgh, और उसके बाद जब वहाँ से गिरा तब उसको गतिज ऊर्जा मिली, तो इसका आंसर सी होगा, ये गलत कथन है। ठीक है। और 12वां नंबर, न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के मध्य प्रभावी आकर्षण बल है। दो पिंडों के बीच प्रभावी आकर्षण बल है, तो इसका दोनों पिंडों के मध्य द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती। ठीक है। और दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, केवल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर। तो ये आपको फोर्स का फॉर्मूला याद होगा, G(m1 m2 r²), ये इन्वर्सली r² के m1 m2 के प्रोडक्ट के समानुपाती, G के समानुपाती। तो ये वाला उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? एक से अधिक, तीनों सही हैं। अब 13 नंबर, दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो 13 नंबर का क्या होगा? इसका क्या होगा? वेग समान होगा। ठीक है। 14 नंबर, निम्नलिखित में कौन केशिकत्व सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसमें आप ऑप्शन देख सकते हैं कि ब्लॉटिक पेपर में स्याही को सोखना, स्याही को नॉर्मल कोई भी स्याही को सोखने का कार्य जो होता है केशिकत्व में आता है। लैंप की बाती से जो तेल खींचता है तब ना जलता है, तो वो भी केशिकत्व में होगा। स्याही में डुबोकर लिखने वाला पेन, ये भी उसी में आएगा। ठीक है। तो इसका उपयुक्त में से एक से अधिक। 5वां क्वेश्चन, श्यानता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की श्यानता 0 से अधिक होती है। ठीक है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। तीसरा, ताप बढ़ने से द्रवों की श्यानता घट जाती। तो श्यानता क्या होती है कि दो परत है, जैसे लिक्विड का दो परत है, इस दोनों के बीच जो घर्षण लगेगा, इस दोनों के घर्षण कब लगेगा? जब ये दोनों, जैसे कि सॉलिड लिक्विड है तो हनी है, हनी में अगर आप हनी को बोतल से गिराएं तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बीच विस्कोसिटी ज़्यादा है, घर्षण उन दोनों के बीच में ज़्यादा है। और अगर हम नॉर्मल एयर को अगर कहीं से भी छोड़ा जाए तो तुरंत बह जाता है, मतलब उसमें श्यानता कम है। तो एक आदर्श तरल मतलब आइडियल जो फ्लूइड होता है उसका 0 के बराबर होता है। आइडियल का नाम ही 0 होगा, विस्कोसिटी नहीं रहेगा, फ्रिक्शन नहीं है। जैसे आइडियल फ्रिक्शन होता है ना, जहाँ पर 0 फ्रिक्शन होता है। द्रवों की अपेक्षा में गैसों में श्यानता बहुत कम होती है, तो बिल्कुल सही है। द्रव में कहीं ना कहीं गैसों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, लेकिन जब ताप बढ़ेगा तो द्रवों की श्यानता घट जाएगी, उसका जो अंतराण्विक स्पेस है वो बढ़ जाता है, जिससे श्यानता घट जाती है, परंतु गैसों में क्या हो जाता है? बढ़ जाती है। तो इसका क्या होगा? तो केवल 2 और 3, पहला गलत है क्योंकि 0 से अधिक नहीं, 0 के बराबर होता है। 16 नंबर, निम्नलिखित में कौन बर्नौली प्रमेय पर निर्भर करता है? तो इसका क्या होगा? डी। क्रिकेट गेंद का स्विंग करना, तेज आंधी में टीन सेट का उड़ना, तेज गति से गतिमान रेलवे के प्लेटफॉर्म की टिकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम, तो ये सब है। ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। द्रव में अत्यधिक घुलनशील अशुद्धि मिलाए जाने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। अशुद्धि जब आप कपड़े में मिलाएंगे या द्रव्य में मिलाएंगे तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिसके कारण जीभ पर वह जल्दी फैल जाता है। तो ये दोनों हो जाएगा 1 और 2। 18 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला पॉइंट है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्थता गुणांक है। तो ये जो यंग इंडेक्स होता है उसका होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, प्रतिबल बटे विकृति। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। और दूसरा है सीमा के अंदर अविलंब प्रतिबल और आयतन विकृति। जब आयतन विकृति स्ट्रेन में वॉल्यूम लगाओ तो वो क्या कहलाता है? आयतन प्रतिस्थता गुणांक। ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही है। सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन। 19, ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है, तो उपयुक्त इसमें क्या होगा? इसमें ध्वनि का तारतम्य जो है केवल किस पे निर्भर करता है? एक सेकेंड, आवृत्ति पे, जिसको हम कहते हैं, ये तीव्रता नहीं होगा, आवृत्ति होगा, फ्रीक्वेंसी, उसी पे तारतम्य निर्भर करता है। 20 नंबर, कथन पे विचार करना है। प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है
तो गलत है। अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स है। ध्वनि अनुप्रस्थ है, नहीं, ध्वनि लॉन्गिट्यूडनल है। अनुप्रेष तरंग का ये डिफिनेशन है और अनुदैर्ध्य तरंग का ये डिफिनेशन, ये बिल्कुल सही है 3 और 4 होगा। ठीक है। 21 नंबर, निम्नलिखित अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज होती है। नहीं, 20 से कम होती है, 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य तरंग मतलब 20 से 20,000 हर्ट्ज। प्राश्रव्य तरंग मतलब 20,000 हर्ट्ज से अधिक। तो बिल्कुल 3 नंबर ही केवल इसमें सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है। 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन माध्यम से ध्वनि का चाल सबसे अधिक होता है? तो एल्यूमिनियम होगा इसका, स्टील नहीं। पहले एल्यूमिनियम होता है, फिर स्टील होता है, फिर Fe होता है लोहा, फिर पीतल होता है। ठीक है। 40 डिग्री का मान फ़ारेनहाइट स्केल में, तो इसका 104 डिग्री एक फॉर्मूला आता है, आपको पता ही होगा सब टेम्परेचर चेंज करने के लिए। 24 नंबर, ऊष्मा किस विधि द्वारा बिना किसी माध्यम से, ठीक है, तो ये आप देखते ही जान गए होंगे, विकिरण होता है, रेडिएशन, जिसमें डायरेक्ट आता है, इसमें के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती ऊष्मा का प्रवाह के लिए। ठीक है। 25 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश एवं समुद्र का रंग नीला होता है। बिल्कुल गलत, अपवर्तन के कारण नहीं होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। और प्रकाश के परिकर्णन के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते हैं, तो ये भी गलत है, अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन को देखा। अगले के वीडियो में मैं और आगे का देख लूँगी। ठीक है। थैंक यू सो मच।